हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है ये कंप्यूटर का। कई तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो देखिए, पहले तो हम जानते हैं मेमोरी होता क्या है। तो कंप्यूटर में ऐसा कोई भी लोकेशन जहां पर डाटा को स्टोर किया जा सकता है, टेम्परेरी तौर पर या फिर परमानेंट तौर पर, डाटा कहीं पर भी अगर रखा जा रहा है कंप्यूटर के अंदर तो वो स्थान फिर मेमोरी कहलाने लगता है। तो यहाँ सिंपल सी एक डेफिनेशन बनेगी, कंप्यूटर में ऐसा वह स्थान जहाँ पर डाटा को स्टोर किया जा सकता है मेमोरी कहलाता है। तो देखिए आपके सामने जो ये इमेज है, यहाँ पर आपको कई सारी सी मेमोरी दिख रही है। जैसे आपका हार्ड डिस्क है, रैम, रोम, सीडी, फ्लॉपी, मैग्नेटिक मेमोरी कार्ड, सॉरी, उसके बाद पेन ड्राइव और मैग्नेटिक टेप, ये सभी के सभी आपकी मेमोरी में आते हैं। तो यहाँ सारी की सारी आपको मेमोरी दिखाई गई हैं। तो ये सब मेमोरी के ही नाम हैं। इन सभी के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद हम अगर बात करें कि मेमोरी के प्रकार, तो मेमोरी मेनली दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो अब यहाँ समझिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर प्राइमरी में उस मेमोरी को बोला जाएगा जिसके बिना कंप्यूटर को चालू नहीं किया जा सकता या कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। तो मेनली जो आपकी रैम और रोम, मैं यहाँ पर इसके एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। रैम और रोम ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। ऐसी मेमोरी जिनके बिना कंप्यूटर को ऑन नहीं किया जा सकेगा। तो रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो देखिए, ऐसी मेमोरी जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है, जिसका जो मुख्य काम है डाटा को स्टोर करना होता है और कंप्यूटर चालू होने की ज़रूरी नहीं है। जैसे तो आपकी जितनी भी मेमोरियाँ हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं वो सब आती हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हो जाएंगे आपके हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ये सभी के सभी जो हैं आपके पेन ड्राइव वगैरह, ये सब आपकी आ जाएंगी सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी केवल दो ही एग्जाम्पल हैं, रैम और रोम, ये दोनों प्राइमरी में आती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में जिन सब मेमोरी में हम डाटा को स्टोर करते हैं वो सारी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। तो एक बार फिर से समझिए, ऐसी मेमोरी जिनके बिना कंप्यूटर को ऑन नहीं किया जा सकता वो आती हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे रैम और रोम। जबकि सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होंगी जिनका उपयोग हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, ये सब आपकी आती हैं फिर सेकेंडरी मेमोरी में। इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में आप अंतर भी समझ लीजिए। जो प्रोसेसर द्वारा सीधे पढ़ ली जाए वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेसर सीधे तौर पर नहीं पढ़ सकता। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद है इसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इस प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर को चालू नहीं किया जा सकता और सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर को ऑन किया जा सकता है। इसकी डेटा एक्सेस गति तेज होती है और सेकेंडरी मेमोरी की डेटा एक्सेस गति धीमी होती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि हमेशा प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में हमेशा तेज होंगी। नेक्स्ट है कि प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी कम होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। प्राइमरी मेमोरी महंगी होंगी और सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती हैं। प्राइमरी का एग्जाम्पल है यहाँ पर रैम और रोम, जबकि सेकेंडरी का एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी, डीवीडी। तो ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर था जो आपको समझ में शायद आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मेमोरी का क्रम, कि कंप्यूटर मेमोरी का क्या क्रम होता है। तो यहाँ देखिए, प्रोसेसर के पास जो मेमोरियाँ होती हैं वो बहुत तेज होती हैं और जैसे जैसे वो दूर जाती है वो स्लो होती जाती हैं। तो देखिए, प्रोसेसर के पास जो सबसे पहली बात, तो प्रोसेसर के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि मेमोरी होती है जिसे बोला जाता है रजिस्टर। तो रजिस्टर बहुत ही तेज मेमोरी होती है। उसके बाद प्रोसेसर के अंदर एक और मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी हो जाएगा। तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है, उससे स्लो हो जाती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से फिर धीमी हो जाती है प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, और रैम से फिर धीमी हो जाती है हार्ड डिस्क यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। तो एक मेमोरी का क्रम है जहाँ जितनी दूर आप प्रोसेसर से जाता जाएगा स्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा मेमोरी स्लो होती जाएगी। तो धीमी यहाँ पर हो जाएगी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी से तेज हो जाएंगी, जैसे रैम से तेज हो जाएगी कैश मेमोरी, और कैश से तेज हो जाएगी फिर रजिस्टर।
तो मैं यहाँ आपको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ या लिख देता हूँ यहाँ पर। किसी कंप्यूटर में प्रोसेसर सबसे तेज होता है, तो सबसे तेज मेमोरी यहाँ पर फिर होगी रजिस्टर। रजिस्टर से थोड़ा धीमी होगी कैश। कैश मेमोरी को कई बार SRAM भी बोला जाता है, तो मैं यहाँ पर SRAM भी लिख रहा हूँ। इसके बाद जो नॉर्मल रैम होती है कंप्यूटर के अंदर, वो उस कैश मेमोरी से धीमी होगी। इससे मैं यहाँ लिख रहा हूँ DRAM, क्योंकि ये जो नॉर्मल रैम होती है वो DRAM का टाइप होती है। और उससे धीमी फिर हो जाती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह है, ये सब आपकी। तो इस तरीके से इसकी स्पीड का स्ट्रक्चर होता है। तो रजिस्टर सबसे तेज है, उससे धीमी जो हो जाएगी वो कैश मेमोरी से धीमी नॉर्मल रैम या DRAM हो जाएगी। उसके बाद उससे भी स्लो हो जाती है हार्ड डिस्क। इस तरीके से मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं मेमोरी का क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ देखिए आपको जो क्लासिफिकेशन दिख रहा है, जो मेमोरी है, मेमोरी को दो टाइप से बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब पहले हम प्राइमरी मेमोरी को समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है रोम, दूसरा है रैम। रोम के भी 3 पार्ट हैं, पी रोम, ईपी रोम और EEP रोम। और जो रैम के 2 पार्ट हैं वहां पर स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। अब जो डायनामिक रैम है उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, असिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर जो है असिंक्रोनस को 3 पार्ट में बांटा गया है, FPM, EDO और BEDO। और सिंक्रोनस को बांटा गया है रैम बस और DDR में। DDR के भी 4 पार्ट बताए गए हैं, DDR1, DDR2, DDR3। और उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, इसके जो है 2 भागों में 3 तरीके से बांटा गया है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में आपका आता है फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। वहीं ऑप्टिकल में आता है CD, DVD और ब्लूरे। और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है उनमें आता है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD। ये आपके जो है सॉलिड स्टेट टाइप के स्टोरेज होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन मैं आपको आगे जाके पूरा समझाऊंगा, कौन सी मेमोरी कैसे काम करती है कंप्यूटर के अंदर और किस कैटेगरी में रखी गई है। तो अब जो हमारा पहला पार्ट है वो है रोम का है, रीड ओनली मेमोरी। बात करते हैं हम रोम की। तो देखिए रोम क्या होता है। रोम पहली बात तो ऐसी मेमोरी है जो किसी कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर मिलेगी, परमानेंटली लगी होती है। जो कंपनी मदरबोर्ड बनाती है वो कंपनी मदरबोर्ड पर रोम लगाकर देती है। तो देखिए रोम जो है जो बनाने वाली कंपनी है वो मदरबोर्ड पर लगा के देगी। तो रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसे एक बार लिखने के बाद कई बार पढ़ा जाता है। कंप्यूटर में रोम मदरबोर्ड पर लगी होती है, जिससे प्रोग्राम लोड रहता है, जिसे बायोस कहते हैं। रोम का मुख्य कार्य कंप्यूटर को बूट करवाना होता है या कंप्यूटर बूटिंग करवानी होती है। तो समझिए इसका नाम बता रहा है रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिससे कई बार पढ़ा जाता है, एक बार लिखने के बाद उसे बोला जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका जो काम होता है कंप्यूटर के अंदर वो होता है कंप्यूटर को बूट करवाना, यानी कि चालू करवाना। आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसका लोगो आता है मदरबोर्ड का, उसके बाद थोड़ा प्रोसेस लेता है, उसके बाद वो कंप्यूटर चालू होता है। क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं तो कंप्यूटर एकदम से ऑन नहीं होता है। तो कंप्यूटर को जो बूट करने वाले इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसी रोम के अंदर लोड रहते हैं और परमानेंटली लिखे जाते हैं उसके अंदर। जिससे एक प्रोग्राम होता है उसे बायोस के नाम से भी जाना जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक फर्मवेयर होता है जो किसी रोम के अंदर लोड रहता है। तो जितनी बार आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले रोम को एक्सेस कराया जाता है और रोम के अंदर लिखे प्रोग्राम को पढ़ा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर को बूट कराया जाता है। जैसे आपकी जो विंडो लोड होती है तो वो कहीं ना कहीं रोम कंप्यूटर को बूट कराती है, उसके बाद हार्ड डिस्क तक पहुंचाती है, फिर वहां से आपकी विंडो लोड होना चालू होती है। तो किसी कंप्यूटर को चालू करने में रोम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कारण रोम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अगर आप किसी मदरबोर्ड से रोम को निकाल दें तो वो कंप्यूटर बूट होना बंद हो जाएगा, मतलब वो मदरबोर्ड चालू ही नहीं होगा। इसीलिए रोम को प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है। तो फिर से समझिए, रोम एक प्राइमरी मेमोरी है। रोम एक स्थायी मेमोरी भी होती है। इसके अंदर जो डाटा लिखा गया है वो परमानेंट इसके अंदर रहता है। कंपनी ने एक बार इसके अंदर प्रोग्राम लिख दिया तो वो हमेशा इसके अंदर बना रहता है। जब भी कंप्यूटर को चालू करा जाएगा तो इसके रोम के अंदर के लिखे प्रोग्राम को पढ़ा जाएगा।
तो यहाँ रोम से जो इम्पोर्टेंट बातें आपको सीखनी है वो समझिए। पहला पॉइंट कि रोम किसी कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगी होती है। रोम एक स्थायी मेमोरी है। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। जब भी कंप्यूटर चालू होता है तो रोम को एक बार पढ़ा जाता है। और रोम के अंदर जो प्रोग्राम रखा होता है उसे बायोस या फिर एक फर्मवेयर होता है, उसे बायोस या फर्मवेयर कहा जाता है। और जो रोम है उसको कंप्यूटर जितनी बार होगा उतनी बार उसको पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। लिखा केवल एक बार गया है, जब कंपनी ने उसको बनाया था तब लिख दिया था, लेकिन उसे बार बार पढ़ा जाएगा, इसलिए उसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। और ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि रोम एक स्थायी मेमोरी है। ऐसा नहीं होगा कि रोम का डाटा मिट जाए, उसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, पावर हटाने पर भी उसका डाटा मिटता नहीं है, इसलिए रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। अब रोम की भी कई कैटेगरी बांटी गई हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है पी रोम। पी रोम को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी रोम जिसे एक बार लिखने के बाद मिटाया नहीं जा सकता। देखिए इसमें पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, फिर बाद में मिटाया नहीं जाएगा या मिटाया जा ही नहीं सकता, वो हो जाएगी आपकी पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पुराने समय में जब जो एडवांस रोम नहीं बनी थी तो पी रोम से काम चलाया जाता था और उसके प्रोग्राम को एक बार लिखने के बाद मिटाया नहीं जा सकता था। जब भी नई रोम जैसे नया प्रोग्राम लिखना था तो नई रोम में लिखा जाता था और पुरानी रोम को हटा के वहां पर नई रोम लगा दी जाती थी। लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी में और अपडेशन हुए तो फिर आया ईपी रोम। ईपी रोम इसे बोला जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी रोम जिसे लिखने के बाद मिटाकर फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब इसके डाटा को आप मिटा भी सकते हैं और दोबारा से इसमें नया जो प्रोग्राम है वो लिख भी सकते हैं। लेकिन इस रोम में जो खासियत है वो ये है कि इसकी जो रोम चिप होती है उसके ऊपर यहाँ एक विंडो होती है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल विंडो। तो इसके डेटा को मिटाने के लिए इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी कि जो है पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता था, जिससे फिर उसके डाटा को मिटाया जाता था। और अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी रोम है जिसके डाटा को मिटाने के लिए पराबैंगनी प्रकाश की जरूरत पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत पड़ती है, तो आपके आंसर जो वहाँ लगेगा वो ईपी रोम लग जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का डाटा कभी नहीं मिटता, ईपी रोम का डाटा मिट सकता है लेकिन स्पेशल केस में, जब उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट को डाला जाए। और फिर तीसरा जो ईपी रोम जो मेमोरी रोम आया उसको बोला जाता है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी रोम जिसके डाटा को आसानी से मिटाकर नया डाटा फिर से लिखा जा सकता है, इसे कहा जाएगा डबल ईपी रोम। तो अभी जो वर्तमान में जो मेमोरी यूज हो रही है वो आपकी डबल ईपी रोम ही है। ये ऑलमोस्ट फ्लैश मेमोरी के जैसी होती है। अब फ्लैश मेमोरी क्या होता है, तो आपकी जो पेन ड्राइव वगैरह जो मेमोरी कार्ड जो आते हैं उनमें जो मेमोरी चिप होती है वो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है। उसके भी जैसे आपने पेन ड्राइव में भी डाटा आप कभी भी मिटा सकते हैं, नया लिख सकते हैं, वैसे ही जो फ्लैश मेमोरी वो आपकी फ्लैश मेमोरी हो जाएगी। तो उसी तरह की जो है डबल ईपी रोम होती है, इसका भी प्रोग्राम कभी भी मिटा के नया लिखा जा सकता है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो रोम है वो फ्लैश मेमोरी के बराबर या समकक्ष होती है, तो फिर आपका वहां पर आंसर लगता है डबल ईपी रोम। तो ये आपके 3 तरह की रोम थी और इसमें आपको फिर से बता देता हूँ, जो पी रोम है उसका डाटा मिटाया नहीं जा सकता, एक बार लिख दिया तो लिखा जाएगा, परमानेंटली लिखा रहता है। ईपी रोम का डाटा मिटाया जा सकता है लेकिन फिर लाइट, स्पेशल लाइट जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके थ्रू मिटाया जा सकता है। और डबल ईपी रोम का डाटा इजीली मिटा के नया डाटा लिखा जा सकता है। तो वर्तमान में जो करंट में जो यूज हो रही है मेमोरी रोम आपकी, वो है आपकी डबल ईपी रोम। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट मेमोरी है आपकी रैम। तो रैम क्या होता है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम है उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। देखिए रैम का जो मेन काम है वो है कि किसी प्रोसेसर की स्पीड को कम होने से बचाना। प्रोसेसर बहुत तेज चलता है किसी कंप्यूटर के अंदर और हार्ड डिस्क जो होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है, लेकिन डाटा हमेशा हार्ड डिस्क से प्रोसेसर के पास जाता है। ये स्ट्रक्चर मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी कंप्यूटर में काम प्रोसेसर करता है लेकिन डाटा हार्ड डिस्क से जाता है। अब कोई चीज़ अगर काम कर रही है और उसको उतनी तेज़ी से डाटा मिलेगा ही नहीं तो वो तेज़ी से काम कभी कर ही नहीं पाएगा। तो उसकी स्पीड को बनाए रखने के लिए आपका प्रोसेसर और जो हार्ड डिस्क है उसके बीच में एक स्पेशल मेमोरी यूज़ की जाती है जिससे बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो प्रोसेसर को बहुत ही तेज़ी से डेटा देने में केपेबल होती है, सक्षम होती है और डाटा अपने पास पहले से ही रखती है। किसी कंप्यूटर का जो काम होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि केवल प्रोसेसर और रैम के बीच में चलता रहता है। जब उस कार्य को सेव करना होता है तो वो हार्ड डिस्क पर जाता है, अदरवाइज वो काम हमेशा प्रोसेसर और रैम के बीच में चलता रहता है, जिससे किसी प्रोसेसर की स्पीड कम नहीं हो पाती। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रैम कहाँ काम करती है, ये क्वेश्चन आपको सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। तो जो रैम है आपकी वो काम करती है प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में। रैम का कार्य प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में होता है। और जो रैम है इसे प्रोसेसर द्वारा कभी भी कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। जो प्रोसेसर है इसको सबसे ज़्यादा एक्सेस करता है और हमेशा इसके डाटा को पढ़ता है या इस पर डाटा को लिखता है। अब जो रैम है, रैम के बारे में एक बात और जान लीजिए, रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब रैम में डाटा केवल तब तक रहता है जब तक उसको पावर मिल रहा है या आपका कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर बंद होगा तो उसके अंदर जो रैम के अंदर जो डेटा रखा होगा वो डाटा पूरी तरह से मिट जाएगा। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है। इसके बाद अब रैम के भी प्रकार होते हैं। तो रैम देखिए बेसिकली दो तरह की बताई गई है यहाँ पर। रैम दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डी रैम यानी कि डायनामिक रैम। तो इसका भी आप समझ लीजिए कि एस रैम और डी रैम क्या होता है। तो रैम के दो टाइप हैं, एस रैम और डी रैम। अब देखिए एस रैम जो होता है इनमें मैं आपको अंतर बता रहा हूँ यहाँ पर। तो एस रैम डी रैम से तेज होती है जबकि डी रैम एस रैम से धीमी होती है। कुल मिला के दोनों में तेज होगी एस रैम और धीमी होगी डी रैम, या स्लो होगी वो डी रैम होगी। इसके बाद जो एस रैम होती है उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। उसे बनाने के लिए केवल ट्रांजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप का उपयोग होता है। बाकी जो डी रैम है इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का उपयोग होता है इसे बनाने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्पेशली आप अगर सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता और डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यह है प्रोसेसर के अंदर होती है। तो जो आपने जो एस रैम होती है इसको ये कैश जनरली कैश मेमोरी बोला जाता है। तो ये आपका जो है प्रोसेसर के अंदर होती है और जो नॉर्मल डी रैम होती है वो मदरबोर्ड पर लगी होती है। जो नॉर्मल रैम होगी वो आपकी डी रैम होती है और जो कैश मेमोरी होती है वो आपका एस रैम होती है। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कैश मेमोरी एस रैम का टाइप है और जो साधारण रैम है वो डी रैम का टाइप है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि एस रैम का एग्जाम्पल क्या है या कैश मेमोरी किसका उपयोग करके बनाई जाती है, तो इसका आंसर फिर लगता है एस रैम, क्योंकि कैश मेमोरी को एस रैम की सहायता से बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एस रैम और डी रैम में, एस रैम तेज होती है, डी रैम धीमी होती है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। जो डी रैम की जो दो टाइप हैं, ए डी रैम और एस डी रैम। तो ए डी रैम को बोला जाता है असिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहीं एस डी रैम को बोला जाएगा सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई स्टूडेंट इस एस डी रैम को स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कराते हैं, जो कि गलत हो जाता है। एस डी रैम का जो सही फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर से बताता हूँ, एस डी रैम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा कुछ और शब्द रैम से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा है DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे बोला जाता है डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। अगर FPM का फुल फॉर्म पूछा है तो इसे बोला जाते हैं फास्ट पेज मोड कहा जाता है मेमोरी के संबंध में। और EDO अगर पूछा है तो इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड डेटा आउट। ये कुछ टर्म है जिनका कभी कभी फुल फॉर्म आता है, तो रैम से रिलेटेड टर्म है ये, और इनके फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं। तो रैम और रोम आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होते हैं। तो देखिए ऐसी रैम जो सिस्टम क्लॉक के साथ जो है बिल्कुल टाइमिंग क्लॉक के साथ बैलेंस बनाकर चलती है या उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो वो आपका कहलाता है सिंक्रोनस। ऐसी रैम जो सिस्टम क्लॉक के साथ फ्रिक्वेंसी मैच करके चलती है उसे कहा जाता है सिंक्रोनस रैम। और ऐसी रैम जो सिस्टम क्लॉक के साथ जो है सिंक्रोनस होकर नहीं चलती उसे कहा जाता है असिंक्रोनस। तो हमेशा याद रखिए सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में हमेशा सिंक्रोनस तेज होगा। ये कई जगह ये शब्द आपको देखने सुनने को मिलेगा। तो जो सिंक्रोनस है वो हमेशा जो है फास्ट होती है या तेज होती है वो असिंक्रोनस की तुलना में। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है।